नमस्कार, आप देख रहे हैं डीए न्यूज प्लस पर कार्यक्रम चर्चा है। मैं शकील साजिद। महाराष्ट्र के बारामती में एक बड़े विमान हादसे में उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र अजीत पवार का निधन हो गया। विमान लैंडिंग के वक्त दुर्घटनाग्रस्त हो गए। इस दर्दनाक हादसे में उनके साथ 5 और लोगों की मौत हुई। मिली जानकारी के मुताबिक अजीत पवार एक निजी चार्टर विमान से मुंबई से बारामती आ रहे थे। वे जिला परिषद चुनाव से जुड़े कार्यक्रम के लिए यात्रा पर थे। करीब 8:45 पर विमान जब बारामती एयरपोर्ट पर उतर रहा था तभी संतुलन बिगड़ गया और विमान क्रैश लैंडिंग का शिकार हुआ। विमान में अजीत पवार के अलावा एक पीएसओ, एक अटेंडेंट और 2 क्रू मेंबर सवार थे। हादसा इतना गंभीर था कि विमान पूरी तरह से टूट गया। विमान में मौजूद कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रहा। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। बड़ी संख्या में लोग वहां जमा हो गए। हादसे की खबर मिलते ही प्रशासन और राहत टीमें पहुंची। घटनास्थल से कुछ वीडियो भी सामने आए जिनमें विमान पूरी तरह क्षतिग्रस्त है। पूरे इलाके में मातम का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात कर घटना की जानकारी ली। केंद्र और राज्य सरकार ने हादसे पर गहरा दुख जताया है। अजीत पवार लंबे वक्त से महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय थे। वे कई बार उप मुख्यमंत्री रह चुके और बारामती क्षेत्र से उनका गहरा जुड़ाव था। उनके निधन की खबर से पूरे राज्य में की राजनीति में शोक की लहर फैल गई है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच होने वाले मुक्त व्यापार समझौते से उत्तर प्रदेश के कारोबारियों और निर्यातकों को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। इस समझौते से यूपी के कई उत्पादकों को यूरोप के बड़े बाजार तक पहुंच मिलेगी और पूरे देश के खासतौर पर चमड़ा, हस्तशिल्प, कृषि और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े उत्पादों के लिए नए मौके खुलेंगे। यूरोपीय संघ में 27 देश शामिल हैं। करीब 45 करोड़ लोग रहते हैं। ये समझौता लागू होता है तो यूपी में बने सामान इन देशों तक आसानी से पहुंचेंगे और टैक्स कम या खत्म होने से भारतीय उत्पाद वहां सस्ते पड़ेंगे, जिससे उनकी मांग बढ़ेगी, निर्यात में तेजी होगी। चमड़ा, जूते, कपड़े, कालीन, पीतल, फूड प्रोसेसिंग, छोटे उद्योगों का बड़ा नेटवर्क है। खास तौर पे जितने भी औद्योगिक नगरी हैं वहाँ की चमड़ा और जूता उद्योग को खास फायदा हो सकता है। वहीं दिल्ली के आसपास नोएडा, ग्रेटर नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी कंपनियों को नए ऑर्डर मिलेंगे। इस समझौते से इंजीनियरिंग उत्पादों, आधुनिक तकनीक से जुड़े उद्योगों को भी बढ़ावा मिल सकता है। यूरोपीय कंपनियों का निवेश भारत में बढ़ने से औद्योगिक पार्क, एक्सप्रेसवे, डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को मजबूती मिलेगी। लकड़ी का काम, पीतल उद्योग, कालीन उद्योग पहले से ही देश विदेश में पहचान रखते हैं। सीधी पहुंच मिलने से इन इलाकों के कारीगरों को लगातार बेहतर दाम और नई पहचान मिलेगी। रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। यूरोप में युवाओं को नौकरी मिलने की संभावना बढ़ेगी। महिलाओं की भागीदारी भी ज़्यादा होगी। इसके अलावा पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट, डिज़ाइन, ऑनलाइन बिक्री और क्वालिटी जांच जैसे कामों में भी रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं। भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार समझौता अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और लोगों की आमदनी बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकता है। छत्तीसगढ़ के अचानक मार टाइगर रिजर्व में एक नर बाघ का शव जंगल में मिला है। यह शव सारसडोल गांव के पास जंगल में पाया गया है। बाघ की लाश काफी सड़ चुकी थी, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है उसकी मौत कई दिन पहले हो गई। दरअसल वन विभाग की एक टीम 2 घायल बाघों की तलाश में जंगल में सर्च कर रही थी। दोनों बाघ कुछ दिन पहले ट्रैप कैमरे में घायल हालत में दिखे थे। 20 जनवरी के बाद से उनकी कोई तस्वीर कैमरे में नहीं आई। इसी तलाश के दौरान टीम को जंगल में बदबू आई और वहां बाघ का शव मिला। करीब जाकर देखने पर पता चला कि बाघ मर चुका है, उसका शरीर सड़ने लगा था। बाघ की उम्र करीब 2 साल बताई जा रही है। इस खबर से वन विभाग और प्रशासन में हड़कंप मच गया। डॉक्टरों को टीम को बुलाया गया। 26 जनवरी को बाघ का पोस्टमार्टम हुआ। जांच में सामने आया कि बाघ की गर्दन में किसी बड़े बाघ के दांत गड़े हुए थे। सांस की नली दबने से उसकी मौत हुई। गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई। पंजों पर दूसरे बाघ के बाल मिले, जिससे साफ है दोनों बाघों के बीच जबरदस्त संघर्ष हुआ। पोस्टमार्टम के बाद बाघ के शव को जला दिया गया। 2 घायल बाघों का अभी तक कोई पता नहीं चला है। 20 जनवरी के बाद न तो कैमरे में दिखे और न ही वन विभाग की टीम उन्हें ढूंढ पाई। आशंका जताई जा रही है कि कहीं किसी और बाघ की भी मौत ना हो गई। पूरे मामले में वन विभाग और टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स की लापरवाही पे प्रश्न है। कहा जा रहा है कि बाघ कई दिन पहले मर चुका था, लेकिन किसी को भनक नहीं लगी। 1 साल पहले भी इसी टाइगर रिजर्व अचानक मार में एक
बाघिन की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी, उस वक्त भी सुरक्षा व्यवस्था पे प्रश्न खड़े हुए थे। फिलहाल वन विभाग मामले की जांच की बात कर रहा है, लेकिन अभी तक कई सवाल हैं जो निरुत्तर हैं। पॉपुलर सिंगर अरिजीत सिंह ने अचानक प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर कहा कि अब वे फिल्मों के लिए नहीं गाएंगे नए गाने। अरिजीत सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा कि इतने सालों से उन्हें लोगों का बहुत प्यार मिला, इसके लिए वे सभी का आभार जताते हैं। उन्होंने कहा कि प्लेबैक सिंगिंग का सफर शानदार था, लेकिन अब वे इसे यहीं खत्म कर रहे हैं। शानदार गायक अरिजीत सिंह ने साफ किया कि यह फैसला उन्होंने अचानक नहीं लिया, वे काफ़ी वक्त से इस बारे में सोच रहे थे और अब उन्हें लगता है कि आगे बढ़ने का यही सही वक्त है। उन्होंने कहा कि वे आगे भी अपने फैंस से नए अंदाज में जुड़े रहेंगे। प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने के बाद अरिजीत सिंह अब इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। वे अलग अलग देशों के कलाकारों के साथ म्यूजिक बनाएंगे, ये बड़ी अच्छी खबर है। इसके अलावा वे वर्ल्ड टूर भी करेंगे और लाइव कंसर्ट के साथ वर्चुअल कंसर्ट की भी योजना है। फिल्मों से अलग हटकर वे अपना इंडिपेंडेंट म्यूजिक और एल्बम भी बनाएंगे। अरिजीत सिंह का नाम पहले कई विवादों में रहा। बड़ा विवाद सलमान खान से जुड़ा। एक अवार्ड शो के दौरान दोनों के बीच हुई बातचीत के बाद सलमान की फिल्म सुल्तान से अरिजीत का गाना हटा दिया गया था। हालांकि बाद में दोनों के बीच सुलह हुई। इसके अलावा गेरुआ गाने को लेकर भी विवाद हुआ, जब इनके कुछ कॉन्सर्ट रद्द कर दिया गया। हालांकि बाद में लेकर सफाई भी दी गई। अरिजीत का जन्म 25 अप्रैल 1987 को पश्चिम बंगाल में हुआ था। उन्होंने अपने कैरियर में हिंदी, बंगाली, तेलुगु समेत कई भाषाओं में 700 से ज़्यादा गाने गाए। उन्हें 2 नेशनल अवार्ड, कई फिल्म फेयर अवार्ड और पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। तुम ही हो चन्ना मेरिया, अगर तुम साथ हो, केसरिया जैसे गानों ने हर घर में पहचान बनाई। उनके इस फैसले के बाद फैंस फिल्मों में मिस जरूर करेंगे, लेकिन नए प्रोजेक्ट को लेकर भी लोगों में काफ़ी चर्चा है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज चौथा T20 मैच खेला जाएगा। ये मुकाबला विशाखापट्टनम के YS राजशेखर रेड्डी स्टेडियम में होगा। 7 बजे टॉस 6:30 पर। भारत पहले ही मजबूत स्थिति में है। तीसरे T20 में भारत ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर 5 मैचों की सीरीज अपने नाम कर ली है। फिलहाल न्यूजीलैंड की टीम सीरीज में 3-0 से पीछे है। विशाखापट्टनम में टीम इंडिया का रिकॉर्ड अच्छा है। यहाँ खेले गए 4 T20 मैचों में भारत ने 3 जीते हैं, सिर्फ 1 मैच में हार मिली। जसप्रीत बुमराह को आराम दिया जा सकता है। वर्कलोड को देखते हुए अर्शदीप सिंह की वापसी होगी। अर्शदीप को पिछले मैच में आराम दिया गया था। दोनों टीमों के T20 रिकॉर्ड की बात करें तो भारत का पलड़ा भारी है। 28 T20 मैच हुए, जिसमें भारत ने 15, न्यूजीलैंड को 10 जीत मिली और 3 मैच टाई रहे हैं। भारत में न्यूजीलैंड कभी सीरीज जीत नहीं पाया। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव शानदार फॉर्म में है। दूसरे मैच में 82, तीसरे मैच में नाबाद 57 रन बनाए। सीरीज के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी। गेंदबाजी में हार्दिक पांड्या अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। न्यूजीलैंड की तरफ से ग्लेन फिलिप्स सबसे ज़्यादा रन बना चुके हैं। गेंदबाजी में डफी उनकी टीम के टॉप गेंदबाज हैं। विशाखापट्टनम की टीम बल्लेबाजों की मददगार मानी जाती है। बड़े स्कोर बनते हैं, उसकी वजह से दूसरी पारी में बल्लेबाजी आसान नहीं है। ज़्यादातर मैच चेस करने वाली टीम ने जीते हैं। मैच के दौरान बारिश की कोई संभावना नहीं है। अब देखना है कि भारत चौथा मैच भी जीतकर बढ़त मजबूत करता है या न्यूजीलैंड वापसी करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने नया नियम लागू किया है। 13 जनवरी 2026 को यूजीसी ने उच्च शिक्षा संस्थानों में आवेदन, दाखिला और छात्रवृत्ति से जुड़े नए नियम लागू किए। नए नियम से शिक्षा में समान अवसर सुनिश्चित होंगे और आरक्षण प्रणाली को और पारदर्शी बना जाएगा। कुछ स्वर्ण युवकों ने नियम के लागू होने के विरोध में पीलीभीत में और पूरे उत्तर प्रदेश और देश में सार्वजनिक रूप से विरोध प्रदर्शन किया है। मुंडन कराया। यहाँ पर एक प्रकार से विरोध और सामाजिक चेतना का संकेत। वहीं उत्तर प्रदेश के देवरिया में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच भिड़ंत हुई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को शांत करने के लिए आंसू गैस और लाठियों का उपयोग किया। मायावती ने यूजीसी के नए नियम के समर्थन में बयान दिया और इसे समान अवसर के लिए जरूरी बताया। कर्णी सेना ने नए नियम के खिलाफ विरोध जताया कि कहा कि यह परंपरागत समाज संरचना पर प्रभाव डालेगा। कर्णी सेना ने 1 फरवरी को पूरे भारत में भारत बंद का ऐलान किया। संसद और राज्य विधानसभाओं में नए नियम को लेकर बहस हो रही है।
कुछ सांसदों ने यूजीसी नियम के समर्थन में चूड़ियां और अन्य प्रतीकात्मक भेंट देने का कार्यक्रम किया। नए नियम को लेकर युवा वर्ग में विरोध और समर्थन दोनों प्रतिक्रियाएं हैं। विश्वविद्यालय और कॉलेज नियम के अनुसार दाखिले और छात्रवृत्ति की प्रक्रिया में बदलाव होगा। ये नियम पिछड़े और अनुसूचित वर्ग के छात्रों के लिए शिक्षा के समान अवसर देगा। हालांकि कुछ सामाजिक समूह से जातीय असमानता का कारण मान रहे हैं। आम नागरिकों और छात्रों ने सोशल मीडिया पर सक्रिय होकर नियम के पक्ष और विपक्ष में चर्चा की है। कुछ समूहों ने सुप्रीम कोर्ट में इस नियम को चुनौती दी है। करणी सेना और अन्य विरोधी संगठन आगामी महीनों में आंदोलन और रैलियों की तैयारी कर रहे हैं। इस नियम से शिक्षा और समाज में बदलाव की संभावना है, लेकिन विवाद और विरोध जारी रहने के कारण इसका प्रभाव आने वाले वक्त में साफ होगा। आप देख रहे थे डीए न्यूज प्लस का खास कार्यक्रम चर्चा है। शकील साजिद को इजाजत दीजिए। नमस्कार।